हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इस सेशन पे चैप्टर 1 के लास्ट टॉपिक प्रूव मेथड एंड स्ट्रैटेजी को जानेंगे। कुछ ये टॉपिक्स डिफरेंट सब टॉपिक्स पर बेस करता है जो काफ़ी स्मॉल से टॉपिक्स हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर तमाम चीज़ों को एक स्मॉल एग्जाम्पल्स विद डेफिनेशन डिस्कस किया जाए। तो वीडियो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी सी लॉन्ग होगी, लास्ट तक आपने जुड़े रहना है। तो वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोज़ चैप्टर 1 से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप यूट्यूब पर आने के बाद फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद मेरे चैनल पर पहुँच के देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहां डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज आप इन तमाम को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पे फ्रीली अवेलेबल हैं। डाउनलोड करके आप अपनी मशीन पे यूज़ कर सकेंगे। लिहाजा अगर मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आसानी के साथ सीख सकें। साथ ही साथ मेरे ब्लॉग पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि जब भी कोड अपलोड किया जाए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो एज यूजुअल रोजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर 1 के लास्ट टॉपिक 1.8 प्रूव मेथड एंड स्ट्रैटेजी को हम डिस्कस कर रहे हैं इस सेशन पे। तो इस सेशन पे हम जान सकेंगे कि प्रूव बाय केसेस क्या है, एग्जिस्टेंट प्रूफ जो है वो क्या होते हैं और कंस्ट्रक्टिव और नॉन कंस्ट्रक्टिव क्या होंगे, वो ये सारी चीज़ें जानेंगे। डिसप्रूव बाय काउंटर एग्जाम्पल क्या है, नॉन एग्जिस्टिंग प्रूफ, यूनिकनेस प्रूफ, प्रूफ ऑफ स्ट्रैटेजीज, प्रूविंग यूनिवर्सल क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन एंड ओपन प्रॉब्लम, इन तमाम चीज़ों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रूव बाय केसेस से कि एक्चुअली प्रूव बाय केसेस क्या है। एग्जाम्पल पे देखेंगे, बात हमें समझ में आने लगेगी। तो द फर्स्ट थिंग, बेसिक डेफिनेशन कि प्रूव बाय केसेस है क्या। सो बाय द नेम और इन डेफिनेशन ही हमें ये बात समझ में आ रही है कि प्रूव बाय केसेस का मतलब ये है कि हम किसी चीज़ को प्रूव कर रहे हैं बाय यूजिंग डिफरेंट केसेस। लास्ट वीडियो तक जितने प्रूफ के सेशन हमने कवर किए हैं वहाँ पर हमें कुछ केसेस की ज़रूरत नहीं होती थी। हम बेस्ड ऑन द क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रोच को इस्तेमाल करते थे, उसे प्रूव करते थे। लेकिन यहाँ पर जिस कॉन्सेप्ट का जिक्र आ रहा है वो केसेस है। इसका मतलब है कि मोर देन वन केसेस यहाँ पर मौजूद होंगे स्टेटमेंट में जिसे आप प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम टेक्निक समझते हैं। टू प्रूव अ कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ दिस फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये फॉर्म मौजूद है और हमें प्रूव करना है। अगर आप इस फॉर्म को देखें तो बेसिक जो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट होती है वो P implies Q से रिप्रेजेंट की जाती है एज लाइक दिस, राइट। लेकिन यहाँ पर जो P पार्ट है वो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ P पर बेस करता है और उन तमाम के दरमियान और ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक इंडिविजुअली P को इस Q से इम्प्लाइज किया जाएगा और जब वो तमाम वैल्यूज आएंगी तो इनके दरमियान उसका एक्सेस होगा। तो इस बेस पर मैं कह सकता हूँ कि बेस या यूज ऑफ द टोटोलॉजी इस एक्सप्रेशन को इस कन्वर्जन पर लिखा जा सकता है। कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि हर एक P के दरमियान जो एंड ऑपरेशन हो रहा था और ऑपरेशन हो रहा था उसे मैंने सबसे पहले बेस्ड ऑन द टोटोलॉजी इस और को एंड में कन्वर्ट किया। लेकिन एंड में कन्वर्ट करने से पहले जितने ऑपरेशन इम्प्लाइज के साथ हो रहे थे उसको सेपरेट केस में बना दिया मैंने, यानी ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया, ठीक है। इसी तरह से सो ऑन ये चीज़ें चलती रहेंगी टिल द केस ऑफ n। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए n नंबर ऑफ द केसेस बनाएंगे और जब n नंबर ऑफ केसेस के तमाम सोल्यूशन आ जाएंगे उनके दरमियान आप एंड ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होगे। तो इसी इंप्लीमेंटेशन को शॉर्टली इस फॉर्म पे लिखा जाता है कि P implies Q एंड P इंक्लूडिंग विद द वैल्यू ऑफ I, वेयर I इक्वल टू स्टार्ट फ्रॉम 1 टू ऑनवर्ड 2 3 4 एंड सो ऑन। जितने भी प्रॉब्लम्स में आपके पास वैल्यूज ऑफ I मौजूद है या P मौजूद है उसे यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है। तो ये बेसिक सेंटेक्स कह लें या अंडरस्टैंडिंग कह लें प्रूव बाय केसेस की मौजूद थी। जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वही चीज़ पैराग्राफ में मौजूद है। So this shows that the original conditional statement with a hypothesis made up of the disjunction individually जो यहाँ पर मौजूद था वो disjunction के साथ था of the proposition P1 P2 to Pn can be proved by proving each of the n conditional statement Pi implies to Q। तो conditional statement को अप्लाई करके हम इसी तरह से प्रूव कर सकेंगे based on the different number of the cases where I is equal to 1 to n individually। Such an argument is called a proof by cases। इस तरह के जो argument है उसे proof by cases कहा जाएगा। Sometime to prove that a conditional statement P implies Q is true, it is convenient to use disjunction P1 or P2 till P of n इंस्टीड ऑफ द P एज अ हाइपोथेसिस ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट। यानी हम कन्वीनियंट तरीका ये इख्तियार करेंगे इसे सेव करने के लिए इस वे को एज कम्पेयर टू द P एज अ हाइपोथेसिस ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट नंबर्स ऑफ द P हैं। यही वजह है कि हम बेसिक P एज अ हाइपोथेसिस यूज नहीं कर रहे थे, वेयर P एंड P1 एंड 2 ऑल द वैल्यूज ऑफ P एंड आर द इक्विवेलेंट बेस्ड ऑन दिस प्रॉब्लम। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने समझ ली। अब एग्जाम्पल देखेंगे प्रूफ बाय केसेस पर और भी अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाएगी कि हम डिफरेंट केसेस के बेस पर किसी भी प्रॉब्लम को एज अ प्रूफ कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं।
तो द फर्स्ट थिंग, प्रूव दैट इफ n इज एन इंटीजर देन n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n। तो पहला पार्ट हमारे पास ये समझ में आ गया कि ये इम्प्लीकेशन का प्रॉब्लम है, और उसके बाद पे हमें पहली चीज़ p पे बता दी गई कि p या वैल्यू ऑफ n जो है वो इंटीजर है, और सेकंड जो q है हमारा जो कंक्लूजन है वो ये कह रहा है कि इसमें n स्क्वायर की वैल्यू हमेशा या तो n से ग्रेटर होगी या उसके बराबर होगी। ठीक है, अब इंटीजर का मतलब ये है कि यहाँ पर माइनस वैल्यूज भी आ गई, पॉजिटिव वैल्यूज भी आ गई और जीरो भी आ गई, तो डिफरेंट केसेस इसके बन जाएंगे। यानी कम से कम मैं इन 3 केसेस के बेस पर इसे प्रूव करके मुझे दिखाना होगा ताकि मैं इस प्रॉब्लम को प्रूफ केस के अंदर लाई करवा सकूं। तो केस 1 क्या हो सकती है इसकी वैल्यू? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया केस 1 वेयर केस 1 n इक्वल टू -1, राइट। तो जब मैं n इक्वल टू -1 लिखूंगा तो ये n स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ -1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली -1। ठीक है, क्योंकि -1 की n की जगह मैंने -1 लिख दिया, ये -1 का स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर हो गया ओनली 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये चीज़ प्रूव हो रही है कि +1 जो है वो ग्रेटर देन है -1 से। ठीक है, केस 2 पर चलते हैं। तो केस 2 पे मैंने कहा n इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओनली 0, तो 0 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये ग्रेटर नहीं तो लेकिन इक्वल ज़रूर है, इसका मतलब है ये वाला केस भी प्रूव हो गया। केस 3 में वैल्यूज पॉजिटिव की कोई भी हो सकती है, तो केस 3 के अंदर मैंने कहा n इक्वल टू +1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड हेंस प्रूव दैट नॉट ग्रेटर देन बट इज इक्वल, तो ये कंडीशन भी सॉल्व हो गई। तो इस बेस पर तीनों कंडीशंस पे ये चीज़ प्रूव हो गई। इसका मतलब ये है कि हम प्रूव बाय केसेस से इस स्टेटमेंट को प्रूव करने में कामयाब हो चुके हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक प्रॉब्लम दी गई, इफ़ मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, इट्स अ बोल्ड Z इंटीजर जो को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4 इज इवन। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है हमें ये कहा गया है कि n इससे बिलोंग करता है, तो इस बेस पर ये जो आपको एक्सप्रेशन दी गई है इससे आपने प्रूव करना है कि ये क्या होगी, इवन। अब यहाँ पर बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द p ही हमें ये बात समझ में आ रही है कि डिफरेंट यहाँ पर केसेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि n की वैल्यूज जो है बेस्ड ऑन दी वो इंटीजर पे करती है, लेकिन प्रूफ किस पे करना है, इवन पर। ठीक है, अब n की वैल्यूज में ऑड लेकर भी सेफ इस पे प्रूफ कर सकता हूँ और इवन लेके भी प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन एट लास्ट उसे प्रूफ करके क्या दिखाना है कि एट लास्ट उसकी वैल्यूज जो आएगी कंप्लीट वो इवन आएगी। तो केस 1 क्या हो सकता है कि मैं n कहूँ कि इनिशियली n जो है वो ऑड है, तो मैंने कहा केस 1 n इज ऑड। तो n इज ऑड का मतलब ये है कि हम प्रीवियस सेशन पे देख चुके हैं, जब मैं इवन या ऑड के लिए वेरिएबल्स की वैल्यूज ले रहा होता हूँ तो ऑड के लिए मैं कहता हूँ कि n इक्वल टू 2k प्लस 1, जबकि इवन के लिए मैं सिर्फ 2k लूंगा। अब 2k प्लस 1 को मैं इस इक्वेशन में पुट करवा दूंगा, तो वैल्यू विल बी, ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि ये हो गया 2k प्लस 1 का होल का स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट थोड़ा सा कर दूँ तो ये हो जाएगा 10k। ठीक है, क्योंकि मैं k प्लस 1 के साथ करूँगा तो ये नॉट k1, आई एम गोइंग टू राइट हियर। इस स्टेप को शो कर दिया जाए तो बेहतर है, तो मैं इसके साथ लिख देता हूँ 2k प्लस 1 एंड प्लस 4। इसे ओपन किया जाएगा, फिर ये वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी, प्लस 4 वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर अगर मैं स्टेप्स को शो करूँ तो लास्ट में हमारे पास 4k की वैल्यूज आएगी, प्लस 10k आ जाएगा और प्लस 12 कांस्टेंट वैल्यूज आ रही होगी। आप इसे ओपन करके देख सकेंगे। अब यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ इन तीनों वैल्यूज में से? मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 जब मैं कॉमन लूँगा तो ये बच जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 5k एंड 6। एंड बेस्ड ऑन द बेसिक लॉजिक ऑफ द प्रूफ मैं चाहूँ तो इस पार्ट को पूरे किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैंने कह दिया कि ये पार्ट हमारे m के बराबर है, तो अब जो वैल्यूज आई वो 2m आ जाएगी, और जब 2m या 2 कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज के साथ आती है तो ये रिप्रेजेंट करती है कि ये वैल्यूज क्या है, इवन है। एंड इट्स प्रूफ दैट केस 1 के मुताबिक। केस 2 में इनिशियली मैं n की वैल्यू को इवन लेके चलूंगा, तो n इज इवन, सो n इज इक्वल टू 2k। वेरी सिंपल, 2k की वैल्यूज को उसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2k का स्क्वायर, राइट, प्लस 2k प्लस 4, राइट। तो फर्स्ट स्टेप पर वैल्यू हो जाएगी 4k स्क्वायर। आई एम गोइंग टू राइट हियर 4k स्क्वायर
प्लस 6k एन प्लस 4। तो इस बेस पर मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 3k एन प्लस 2। इस पूरी वैल्यूज़ को आप किसी कांस्टेंट टर्म के बराबर ले सकते हैं। तो मैंने कह दिया कि ये फॉर एग्जांपल k के बराबर है, तो वैल्यूज़ रिमेनिंग क्या बच गई 2k, एंड दैट शोज दैट इज ऑल्सो इवन। तो केस 1 एंड केस 2 के बिहाफ पर, यानी प्रूव बाय केसेस के अंदर हमने इस चीज़ को प्रूव कर ली कि गिवन एक्सप्रेशन इज इवन इफ n इज बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। सो दैट्स ऑल अबाउट वेरी बेसिक थिंग कि प्रूव बाय केसेस क्या है और उसकी एग्जांपल क्या हो सकती है। एंड सेकंड वन इज एग्जॉस्टिव प्रूफ। क्या चीज़ है, इसे बेसिक डेफिनेशन से पहले समझते हैं। सो सम थ्योरम कैन बी प्रूव बाय एग्जामिनिंग द रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ द एग्जाम्पल। क्या मतलब है, यानी कुछ ऐसे प्रूव होते हैं जिसमें आप रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स के जरिए से उसे प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। सच प्रूव आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव प्रूफ। उस तरह के प्रूफ को हम एग्जॉस्टिव प्रूफ कहते हैं। और प्रूव बाय एग्जॉस्टेंस बिकॉज दीज प्रूफ प्रोसीड बाय एग्जॉस्टिंग ऑल पॉसिबिलिटीज, क्योंकि ये इस तरह के जो प्रूव होते हैं वो तमाम जो पॉसिबल एग्जॉस्टिंग वैल्यूज होती हैं उनको प्रूव करके बता रहे होते हैं। सो एन एग्जॉस्टिव प्रूफ इज अ स्पेशल टाइप ऑफ द प्रूफ बाय केसेस, ठीक है। ये स्पेशल टाइप का प्रूफ है जो कि प्रूफ बाय केसेस को ही जो है उसकी स्पेशल टाइप है, यानी उसी को ये यूज कर रहा है। वेयर ईच केस इन्वॉल्व चेकिंग अ सिंगल एग्जाम्पल। हर एक प्रूफ जो है एक सिंगल एग्जाम्पल्स के बेस पर उसे प्रूव करके दिखाएगा। सो वी नो प्रोवाइड सम इलस्ट्रेशंस ऑफ द एग्जॉस्टिव प्रूफ आर हियर। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज देयर कि n+1 है, ठीक है। तो n+1, अच्छा इसमें थोड़ी सी हम चेंजिंग करेंगे, दैट इज इक्वल टू n+1 होल की पावर जो है वो 3 है, जबकि ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर n होगी। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर विथ n इज लेस देन इक्वल टू 4। देखिए सबसे पहले तो अब सिर्फ n जो है वो इंटीजर नहीं कहा गया बल्कि पॉजिटिव इंटीजर कहा गया है, और साथ ही साथ उसकी लिमिटेशन दी गई है। लिमिटेशन पे हमें बताया गया है कि n की वैल्यूज जो है वो या तो 4 के बराबर होगी या उससे लेस देन होगी। तो लेस देन होने का मतलब ये है कि इसको हम 0 से लेकर ऑनवर्ड तमाम वैल्यूज के लिए प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 0 को कंसिडर नहीं करें पॉजिटिव में, 1 से लेकर जा रहे हैं, तो उसके भी डिफरेंट केसेस बनेंगे। तो हम केस नंबर 1 को लेकर चलते हैं 1 के लिए, ठीक है। तो केस 1 हेयर n इक्वल टू 1, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फर्स्ट एक्सप्रेशन, तो 1+1 होल की पावर क्यूब इज ग्रेटर देन 3 की पावर 1, राइट। तो अगर इस बेस पर हमारे पास वैल्यूज बन जाएगी 2 का क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड इट शोज दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज राइट। यानी केस 1 पे ये चीज़ प्रूव हो रही है। केस 2 देखते हैं। केस 2 पर हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 2+1, ठीक है, का क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2। तो ये हो गया 4 का क्यूब, इट्स मस्टली ग्रेटर देन राइट हैंड साइड वैल्यूज विच मीन 3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यूज भी प्रूव हो गई। इसी तरह से अगर मैं केस 3 देखूं तो इसमें हमारे पास n की वैल्यू हो गई, यहाँ पर हमने n की वैल्यू 2 ली थी, यहाँ पर n की वैल्यू हम 3 लेते हैं, तो ये हो गया 3+1 क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर 3। तो ये हो गया सॉरी ये 3 होगा नॉट 4। अब ये हो जाएगा 4 की पावर 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का क्यूब। इट्स मस्टली राइट थिंग विच मीन ये इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रही है। सिमिलरली द लास्ट वन बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ द एग्जॉस्टिव, जिसमें आप देख रहे हैं कि रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ द एग्जाम्पल्स के जरिए से हम इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशंस हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रूव बाय केसेस को देखो तो वहां पर n नंबर ऑफ केसेस बन सकते थे। हमने तो यहाँ पर सिर्फ 3 बेसिक केसेस देखे जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 लिया। हम पॉजिटिव के डिफरेंट वैल्यूज ले सकते थे यहाँ पर प्रूव करने के लिए, लेकिन यहाँ पर लिमिटेशंस है कि मैं 4 से आगे नहीं जा सकता। तो यही वजह है कि मैं लास्ट 4 केसेस पे जाऊँ जहाँ मैं n की वैल्यू 4 लेकर से सॉल्व करूँ। तो ये हो गया 4+1 क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर 4, और ये हो गया 5 क्यूब इज ग्रेटर देन इक्वल टू मस्टली राइट। सो इट्स ऑल्सो प्रूफ। तो एग्जॉस्टिव प्रूफ का मतलब ये है कि जहाँ पर स्मॉल नंबर ऑफ दी रिलेटिवली एग्जाम्पल्स के जरिए से वो थ्योरम या वो प्रॉब्लम प्रूव हो रहा हो, और ये एक स्पेशल टाइप है प्रूव बाय केसेस का, जिसकी हमने एक एग्जाम्पल के जरिए से ये बात भी समझ ली। अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं विदाउट लॉस ऑफ जेनेरिटी। क्या चीज़ है ये? देखिए डेफिनेशन पहले समझते हैं, फिर एग्जाम्पल पे जाएंगे, ये बात हमें समझ में आ जाएगी। वेन एवर देयर इज अ सिमेट्री और आर्बिट्री
नेमिंग ऑफ द वेरिएबल्स इन योर थ्योरम, यानी आपके थ्योरम के अंदर सिमेट्री या रैंडम नंबर ऑफ द वेरिएबल्स के नेम्स मौजूद हैं थ्योरम में. सो दिस बेस्ड ऑन दिस थ्योरम क्लेमिंग डब्ल्यू लॉग. तो इस तरह के थ्योरम जो है वो एक क्लेम करते हैं डब्ल्यू लॉग को. डब्ल्यू लॉग का मतलब है विदाउट लॉस ऑफ जेनरलिटी. सो इस क्लेम के लिए हमें क्या करना होगा, लेट यू फिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरिएबल एंड हेंस रिड्यूस द नंबर ऑफ द केसेस टू कंसीडर. यानी इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए जब विदाउट लॉस ऑफ जेनरलिटी आ रही होगी किस वजह से, सिमेट्री या आर्बिट्री नंबर्स की वजह से, तो आप उसकी प्रॉपर्टीज को फिक्स करोगे. ठीक है, नंबर ऑफ द वेरिएबल्स, जिसके बेस पर होगा क्या कि नंबर ऑफ द केसेस आपके रिड्यूस हो जाएंगे जिसे आपने कंसीडर करना होगा. कैसे, पहली एग्जांपल से इस बात को समझते हैं. सबसे पहली एग्जांपल में कहा जा रहा है शो दैट फॉर इंटीजर a एंड b, आपके पास दो इंटीजर हैं a एंड b ऑफ ऑपोजिट पैरिटी, देन a प्लस b इज ऑड. ठीक है, दो नंबर हैं जिसके बेस पर हमें ऑपोजिट a और b नंबर्स होंगे, जिसके बेस पर हमें प्रूव करना है कि a और b का जो सम आएगा यानी a प्लस b वो क्या होंगे, ऑड होंगे. अब देखो केस 1 इसके लिए क्या हो सकता है. केस 1 में ये हो सकता है क्योंकि जब मैं a प्लस b को ऐड करूंगा तो उसमें से एक नंबर जब तक ऑड नहीं होंगे उस वक्त तक इनका सम भी ऑड नहीं आएगा. राइट, तो केस 1 में मैं ये कह सकता हूं कि हमने a को इवन लिया और b को ऑड ले लिया. ठीक है, लेकिन केस 2 में मैं ये कह सकता हूं कि मैं b को ऑड लूं और a को इवन ले लूं. राइट, केस नंबर 3 भी बना सकता हूं ऑड के लिए, मैं दोनों को ऑर्डर ले लूं. ठीक है, तो इसी तरह से मैं केस 3 भी बना सकता हूं. लेकिन आप यहां पर प्रॉब्लम देख रहे हो कि जब मैं डिफरेंट नंबर ऑफ द केसेस बना रहा हूं ना, तो जो विदाउट लॉस ऑफ जेनरलिटी है, जो रैंडम नंबर्स की क्लेमिंग आर्बिट्री वैल्यूज बन रही है, रैंडम वैल्यूज बन रही है, वो इंक्रीज हो रही है. और हम ये चाहते हैं विदाउट लॉस ऑफ जेनरलिटी, जिसको हम शॉर्ट में डब्ल्यू लॉग कहेंगे, उसके जरिए से एक ऐसी स्पेसिफिक वैल्यूज डिसाइड हो जाए जिसके जरिए से हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें. इसी कॉन्सेप्ट को डब्ल्यू लॉग कहा जा रहा है. तो जब मैंने डिफरेंट नंबर ऑफ द केसेस बनाए तो अब मुझे एक ऐसा केस बनाना होगा जिसमें ये तीनों जो केसेस हैं वो मर्ज होकर आ जाएं और हम अब आसानी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें. ठीक है, तो अब इस चीज के लिए यानी इस बेस प्रॉब्लम के लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो 3 केसेस यहाँ पर बन रहे हैं. देखिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपली मैं क्या करूंगा, मैं इस केस को कट करूंगा. ठीक है, और इस केस को कट करने के बाद कहता हूं कि डब्ल्यू लॉग says, ठीक है, दिस स्टेटमेंट ओनली. इसको भी कट, इसको भी कट. क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने डब्ल्यू लॉग्स के मुताबिक ये कहा कि a इज इवन एंड b इज ऑड, क्योंकि मुझे एक स्टेटमेंट तो लेकर चलनी होगी ना. एक स्टेटमेंट को जब मैं लेकर चलूंगा तो उसी के बिहाफ पर तो ये चीज डिसाइड हो रही है कि यहाँ पे डब्ल्यू लॉग का कॉन्सेप्ट मौजूद है. तो मैं इस स्टेटमेंट को लेकर अपने थ्योरम के लिए चलूंगा कि a इज इवन है और b इज ऑड है. लेकिन आप इसी चीज को इंटरचेंजेबली भी यूज कर सकते हैं कि b इज इवन एंड a इज ऑड, लेकिन डब्ल्यू लॉग से इसके जरिए से हम एक ही स्टेटमेंट को लेकर चलेंगे ताकि इस प्रॉब्लम को रिड्यूस किया जा सके, जिसको हम विदाउट लॉस ऑफ जेनरलिटी कह रहे हैं. सेकंड एग्जांपल लेते हैं. सेकंड एग्जांपल में हमारे पास एक प्रॉब्लम है कुछ इस तरह से कि मॉड ऑफ x plus y is less than equal to separate mod of n plus separate mod of y. ठीक है, ये एक प्रॉब्लम मौजूद है. अगर मैं इसे प्रेडिकेट के बेस पे कहूं तो हमारे पास एक प्रेडिकेट है p, x and y. और इनिशियली अगर मैं प्रेडिकेट्स की या क्वांटिफायर की चीज़ें डिस्कस करूं जो हम ऑलरेडी जान चुके हैं, वहाँ पर हमने फॉर्म्स देखे थे. उस फॉर्म से हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर होते थे x एंड y के साथ तो मैं y की जगह x और x की जगह y लिख सकता था. ठीक है, तो इस बेस पर अगर मैं इस प्रेडिकेट में x और y को देखूं तो इसकी इक्वलेंस के लिए हम इस तरह से 3 लाइन बनाएंगे. तो इसकी इक्वलेंसीज हो जाएगी प्रेडिकेट ऑफ y एंड x. दोनों चीजें सेम रहेंगी, x को पहले लिख दें, y को बाद में लिख दें, बोथ आर सेम. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं प्रेडिकेट्स में 2 तरह के फॉर्म्स बना रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉर्म को जो टॉप पर मौजूद है इसे किसी दूसरे फॉर्म पे भी लिखा जा सकता है. ठीक है, कैसे, इसे लिखा जा सकता है y प्लस एक्स मॉड, ठीक है, लेस देन इक्वल टू सेपरेट वैल्यू ऑफ y प्लस सेपरेट वैल्यू ऑफ x. ठीक है, तो अब यहां पर जब मैंने 2 दफा लिखे तो इसका मतलब ये हो गया सेम प्रॉब्लम के 2 केसेस बन गए. ठीक है, और अगर आप इस चीज इन दोनों केसेस को देखो तो जब मैं प्रेडिकेट्स की इक्वलेंसीज बना रहा हूं ना, इस प्रेडिकेट की जो ऊपर है, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ऑल वैल्यू ऑफ द एक्स, ठीक है, एंड वाई, दे बोथ आर बिलोंग्स टू द रियल नंबर बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ दिस प्रेडिकेट जो मैंने ऊपर लिखा है उसकी. तो अब हमें यह समझना है कि ये जो 2 केसेस मैंने यहां पर बनाया, आई एम गोइंग टू चेंज द मार्कर कलर नाउ.
दो केसेस मैंने बनाए, तो इन दोनों केसेस पर डब्ल्यू लॉग हमें क्या कहता है, डब्ल्यू लॉग की वैल्यूज हमें क्या कहेंगी, वो ये कहेंगी कि इन दोनों के दरमियान जब इक्विवेलेंसीज हैं तो मुझे एक केस लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। वो प्रॉब्लम क्या होगा या वो केस क्या हो सकता है? सो द डब्ल्यू लॉग सेज x इज लेस देन इक्वल टू y। ये वो स्टेटमेंट होगी जिसके बेस पर हम अपने प्रॉब्लम को डब्ल्यू लॉग के फॉर्म पर रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। क्योंकि आप इसमें देखें कि जब मैं x प्लस वाई को लेस देन कर रहा हूं तो इसका मतलब ये कि इंडिविजुअली x की वैल्यू क्या है, या तो वो y से लेस देन है या उसके बराबर होगी। यही वजह है कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज जो है वो राइट हैंड साइड की वैल्यूज को क्या कर सकेगी, सेटिस्फाई कर सकेगी। तो अब आप कोई भी एक केस ले लें जिसके बेस पर डब्ल्यू लॉग के प्रॉब्लम के जरिए से आप अपने थ्योरम को सॉल्व कर सकेंगे। सो दैट्स अ बेसिक थिंग ऑफ डब्ल्यू लॉग। और ये डब्ल्यू लॉग हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जब आप एग्जॉस्टिव प्रूफ कर रहे होते हो या प्रूफ बाय केसेस कर रहे होते हो तो उसमें यही चीज आ रही होती है जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल है डब्ल्यू लॉग की, जहां पर हमारे पास स्टेटमेंट है कि शो दैट इफ एक्स एंड वाई आर इंटीजर, दो इंटीजर है हमारे पास एक्स एंड वाई, ठीक है, और इंटीजर है तो पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव नहीं कहा गया, यानी दोनों चीजें इंक्लूड है। एंड बोथ एक्स डॉट वाई यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स डॉट मल्टीप्लाई वाई एंड द एडिशन ऑफ एक्स प्लस वाई आर इवन, यानी आप इसको मल्टीप्लाई करो या फिर प्लस करो, दोनों क्या है, इवन है। एंड देन बोथ एक्स एंड वाई इवन, यानी एक्स एंड वाई भी इंडिविजुअली इवन है, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इवन आता है और ऐड करते हैं तो भी इवन आ रहा है। अब इसे हमें विदाउट लॉस ऑफ जेनरलिटीज में देखना है कि इसके डिफरेंट नंबर ऑफ केसेस कैसे बन रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन से ही हमें समझ में आ रहा है डिफरेंट नंबर ऑफ द केसेस बन सकते हैं। तो यूज अप्रूव बाय द कॉन्ट्रापोजिशन, सपोज एक्स एंड वाई आर बोथ नॉट इवन, यानी कॉन्ट्रा पॉजिटिव लगाकर मैंने सपोज कर लिया कि दोनों इवन नहीं है। देन वन ऑफ बोथ आर ऑड, तो इसका मतलब है वन या फिर दोनों के दोनों क्या होंगे, ऑड होंगे। तो विदाउट लॉस ऑफ जेनरलिटी अज्यूम दैट एक्स इज ऑड, तो हमने x को यहाँ पर ऑड ले लिया। तो ऑड के लिए हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2k प्लस 1 या 2m, वेरिएबल तो आप कोई भी लिख सकते हैं, तो मैंने m लिख दिया फॉर सम इंटीजर के। तो केस 1 क्या बन रहा है, केस 1 ये बन रहा है कि x जब आपने ऑड लिया है तो y उसका मतलब इवन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखा हमने 1 या फिर बोथ होगा। तो देन y इक्वल टू 2 एन फॉर सम इंटीजर, तो इसमें फर्स्ट जो केस बना ऑड के लिए वो ये बन गया, और जब मैं प्रोडक्ट निकाल रहा हूं तो उसका जो केस बना वो ये बन रहा है। तो डिफरेंट नंबर ऑफ द केसेस बनेंगे, और उस केसेस को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी ओनली कवर द केस वेयर एक्स इज ऑड, ठीक है, बिकॉज द केस वेयर वाई इज ऑड इज सिमिलर। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स इज ऑड को देखना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वाई जो ऑड है वो सिमिलर है। देन यूज ऑफ द फेस विदाउट लॉस ऑफ जेनरलिटीज इंडिकेट दिस, और वही चीजें हमें डब्ल्यू लॉग क्या करके दे रहा है, इंडिकेट करके दे रहा है। आगे चलेंगे, एग्जिस्टेंस प्रूफ को देखते हैं। एग्जिस्टेंस प्रूफ क्या है और ये किस तरह से काम करता है, और टेक्निकली इस चीज़ को बनाने का मकसद क्या था, इस थ्योरम को या प्रूफ मेथड को। और इसके दो टाइप्स होते हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड नॉन कंस्ट्रक्टिव। तो पहले कंस्ट्रक्टिव को देखते हैं और उसकी एग्जाम्पल समझते हैं। Okay, before going into the depth of the existing proof definition and example, there is a scientist who is working under the concept of this proof and number theorem, the number system, श्रीवासा रामानुजन। तो इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है और ये एक इंडियन साइंटिस्ट हैं। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इनकी बायोग्राफी की मूवी ज़रूर देखें, साउथ इंडियन में भी मौजूद है, उर्दू ट्रांसलेशन और हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। तो आप देखेंगे तो आपको कंट्रीब्यूशन समझ में आएगा कि क्या है। और जब ये फर्दर रिसर्च के लिए बाहर गए तो इनके जो सुपरवाइज़र थे वो हार्डी थे, ठीक है, जिनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो आप रामानुजन की अगर बायोग्राफी देखें तो आपको, और हार्डी साहब की भी देखें तो ये कोई इतने पुराने साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है, लगभग 150-200 साल पुराने साइंटिस्ट हैं, बल्कि 200 के भी अंडर आने वाले हैं एज एरा के रिस्पेक्ट से। तो आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इनकी बायोग्राफी के ज़रिए से कि इन्होंने किस तरह से मैथ्स के अंदर कंट्रीब्यूशन किया, और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी, इनका बिहेवियर था थ्योरम्स प्रूफ में, वो कितना स्ट्रॉन्ग था। ओके, बैक टू द टॉपिक। एग्जिस्टेंस प्रूफ, नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्रूफ की एग्जिस्टेंस, जो क्वांटिफायर पे डेफिनेशन थी हमारे पास कि कोई वैल्यूज़, कुछ फ्यूज़ या सम वैल्यूज़ ऐसी हैं जो आपके प्रेडिकेट पर ट्रू वैल्यूज़ रिटर्न करती हैं। तो प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम इज बेस्ड ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज़ ट्रू ऑन द वैल्यूज़ ऑफ P ऑफ एक्स। तो कंस्ट्रक्टिव एग्जिस्टिंग प्रूफ क्या हो सकता है, इसके दो असूल हैं एग्जिस्टिंग के अंदर। पहला जो है वो कंस्ट्रक्टिव है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फाइंड एन एक्सप्लिसिट वैल्यू ऑफ C फॉर विच
पी सी इज ट्रू। हमें सबसे पहले एक्सप्लिट वैल्यूज फाइंड करनी है सी की, जो प्रेडिकेट पर सी की वैल्यू को हमें क्या रिटर्न करें, यानी कंप्लीट प्रेडिकेट की वैल्यूज क्या रिटर्न करें, ट्रू। उसके बाद जब हम कुछ वैल्यूज को एग्जिस्टिंग वैल्यूज को पी ऑफ एक्स पर देखेंगे तो वो भी क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, यानी उसकी कुछ वैल्यूज उस पर ट्रू आए बाय एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन। तो एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन क्या है, ये चीज़ भी हम ऑलरेडी क्वांटिफायर के अंदर और उसके टाइप्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो वो वीडियोस आप होपफुली आपने देखा हुआ होगा, अगर नहीं देखा तो बैक जाएं, वो चीज़ें देखें ताकि आपको ये चीज़ें समझना आसान हो। एग्जाम्पल्स और प्रूफ क्या हो सकते हैं, तो एग्जिस्टेंस में कंस्ट्रक्टिव की एग्जाम्पल हो सकती है, शो दैट देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर दैट कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इन टू डिफरेंट वेज। और इसी चीज़ के प्रूफ में अगर आप देखें तो हमारे पास एक नंबर है 1729। इन सच अ नंबर सिंस 1729 नंबर को दो नंबर्स में ब्रेक किया गया और उनका क्यूब किया जा रहा है, ठीक है। और उस क्यूब के बेस पर हम क्या कर रहे हैं, सम। तो सम कर रहे हैं उस नंबर का क्यूब दोनों का, इसको भी आप सम करेंगे यही वैल्यू मिलेगी, और इसी तरह 12 क्यूब प्लस 1 का करेंगे तो भी यही नंबर मिलेगा। और ये जो नंबर है 1729, ये हार्डी लेकर आए थे रामूजान के पास। रामूजान ने एट द बैड टाइम, ठीक है, और वो उस वक्त काफ़ी बीमार थे और उस वक्त भी उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताया था। तो हाईली रिकमेंड अगेन कि आप बायोग्राफी देखें, बहुत अच्छी चीज़ें आपको समझ में आएगी। आगे चलेंगे, एग्जिस्टिंग प्रूफ में हमारे पास सेकंड है नॉन कंस्ट्रक्टिव एग्जिस्टिंग प्रूफ, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि इन अ नॉन कंस्ट्रक्टिव एग्जिस्टिंग प्रूफ वी अज्यूम नो सी एग्जिस्ट, यानी यहाँ पर कोई सी एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे अभी यहाँ पर हमने देखा था एक्सप्लिसिट वैल्यूज, यहाँ वो एग्जिस्ट नहीं करता, विच मेक पी ऑफ सी इज ट्रू एंड ड्राइव आ कॉन्ट्रोडिक्शन। तो ना वो कोई ऐसी वैल्यूज प्रूव करता है जिसके बेस पर पीसी को हम ट्रू कर सकें, और साथ ही साथ वो कॉन्ट्रोडिक्शन को ड्राइव कर रहा होता है। क्या मतलब हुआ इसका, शो दैट देयर एग्जिस्ट इर्रेशनल नंबर, हमें शो करना है कि कोई इर्रेशनल नंबर एग्जिस्ट करती है एक्स एंड वाई, सच दैट एक्स एंड वाई के बेस पर ये वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है। इसके बेस पर क्या देखना है, सच दैट एक्स की पावर वाई इज रैशनल। इसके बेस पर हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि जब मैं x की पावर y करूंगा तो वो रैशनल आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में हमने देखा कि एग्जिस्ट है इर्रेशनल नंबर x एंड y, और उसके बेस पर हमें x की पावर y को इर्रेशनल बताना है। सो वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इर्रेशनल। रैशनल और इर्रेशनल में ये डेफिनेशन हम कवर कर चुके हैं। तो कंसीडर द नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। इफ इट इज अ रैशनल वी हैव टू इरेशनल नंबर, यानी इस बेस पर अगर ये चीज़ रैशनल है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ पावर स्क्वायर रूट, क्योंकि ये एक्स और वाई दोनों को हम कर रहे हैं, तो अगर ये रैशनल है तो हमारे पास दो इरेशनल नंबर हुए एक्स एंड वाई। तो इस बेस पर विथ एक्स की पावर वाई इज अ रैशनल क्वेश्चन के मुताबिक, तो नेमियली एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 ऑफ एज वेल, क्योंकि दोनों ही क्या है, इरेशनल है। लेकिन जैसे आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 के ऊपर स्क्वायर रूट 2 करते हो तो इज अ इरेशनल, then we can let x equal to square root of 2 square root and y equal to only square root, so that x की पावर जब आप y करते हैं, क्योंकि आपने पहले चेंज किया, जब आप ये ले रहे हो सिंपल, तो आपके पास वैल्यूज क्या आ जा रही है, इरेशनल, लेकिन आपने क्या प्रूव करना है, रैशनल। तो मैंने आप कहा कि x की वैल्यू जो है स्क्वायर रूट ऑफ पावर स्क्वायर ऑफ 2 है, जबकि y ओनली स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ठीक है। ये इस बेस पे जब मैं ये पावर करता हूँ x की पावर y, तो x वैल्यूज ये कंप्लीट आ गई और ये इसकी वैल्यू y हो गई। इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास एट लास्ट जो वैल्यूज बच रही है वो 2 है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है किसे, कि ये रैशनल है। तो क्योंकि आप रैशनल वेज पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी 2/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। तो नॉन कंस्ट्रक्टिव में आपके पास कोई सी वैल्यूज मौजूद नहीं थी जिसके बेस पर आप इसे ट्रू ड्राइव कर सकें और कॉन्ट्रडिक्शन देख सकें। इसके बेस में हमने इस प्रॉब्लम को देखा कि इस प्रॉब्लम में नॉन कंस्ट्रक्टिव वे पर एग्जिस्टिंग, यानी कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी जिसके बेस पर हम उसे प्रूव कर सकते हैं, यानी वो किस तरह से मुमकिन है। ओके, अनदर थिंग, काउंटर एग्जाम्पल, ठीक है। काउंटर एग्जाम्पल क्या है, बड़ी बेसिक चीज़ है ये, उसको हमें बड़े ध्यान से देखना है कि फॉल्सिटी ऑफ द यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या है, ठीक है। यही चीज़ काउंटर एग्जाम्पल कहलाती है। सबसे पहले तो हमें रिकॉल करना है कि अगर हम रूल्स देखें क्वांटिफायर की, और जब वहाँ पर हम डिमॉर्गन्स को अप्लाई कर रहे होते हैं, तो अगर हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज़ हैं कि देयर इज़ अ एग्जिस्ट टर्म वैल्यूज़ नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, तो इसमें एग्जिस्ट वैल्यू ऑल में कन्वर्ट होती है और ये जो नेगेशन साइन पी के साथ था वो बाहर आ जाता है, यही चीज़ होती है। सो टू एस्टैब्लिश दैट दिस इज ट्रू और दिस इज फॉल्स, फाइंड अ सी सच दैट P ऑफ C नेगेशन इज ट्रू और P ऑफ C इज फॉल्स, यानी यही चीज़ हमें क्या फाइंड करनी होती है, C, जिसके बेस पर हम इसे
ट्रू और इसे फॉल्स क्या कर सकें, प्रूव कर सकें। सो इन दिस केस सी इज कॉल्ड अ काउंटर एग्जाम्पल। इसमें जो सी है वो काउंटर एग्जाम्पल कहलाता है टू द असर्शन ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी भी तरह की कोई एग्जाम्पल्स दी जाए तो हम उसमें काउंटर एग्जाम्पल्स को देखेंगे उसके नेगेशन के बेस पे। कैसे? पहले इस एग्जाम्पल को समझने से पहले हम एक और एग्जाम्पल को समझते हैं, फिर यहाँ पर आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कहा जाए कि हमारे पास एक वेरिएबल है p या प्रोपोजिशन है p फॉर एग्जाम्पल, और हमें इनिशियल ये कहा गया कि ये एक ऑड प्राइम है। ठीक है, क्या है भाई? ये ऑड प्राइम है, ठीक है, वेरिएबल है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि जब मैं p+2 कर रहा हूँ ना, तो वो भी क्या आ रहा है, इज ऑल्सो प्राइम। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम लिखा हुआ था, हमें इसे काउंटर एग्जाम्पल पे देखना था। इसकी क्या क्या एग्जाम्पल हो सकती है? इनिशियली मुझे कोई वैल्यू चाहिए होगी, तो अगर मैं इसमें इनिशियली वैल्यू ये कहूँ कि इनिशियली जो हमारे पास वैल्यू है वो p की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 3 है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर 3 लूँ p की वैल्यू, तो 3 खुद क्या है, एक ऑड प्राइम है, बिल्कुल ठीक है, ऑड भी है और ये प्राइम भी है। और p+2 का मतलब है कि 3+2 जो कि 5 है। अब 5 प्राइम है, जी हाँ, और साथ ही साथ ऑड भी है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रू आ गया। क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, फॉल्सिटी ऑफ द यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर के अंदर कोई चीज़ रॉन्ग वैल्यू आ रही है। अब इसमें अगर मैं p की वैल्यू कहूँ 7 ऑड भी है और प्राइम भी है, लेकिन 7+2 जैसे मैं करता हूँ तो वो हो गई वैल्यू 9। ये ऑड तो है लेकिन प्राइम नहीं। तो अब ये चीज़ जैसे काउंट हुई किस में, रॉन्ग में, तो एक्चुअली ये बन गया हमारा काउंटर एग्जाम्पल। That is a very simple approach to understand what is a counter example and how we can understand. ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। Every positive integer is a sum of the squares of 3 integer। तो कहा जा रहा है कि every positive integer is a sum of, कोई भी जो जितने भी positive integer होते हैं वो sum of the square होते हैं 3 integer के। Whereas the integer 7 is counter example, लेकिन 7 integer में ऐसा नहीं हो सकेगा, so that the claim is false। तो इस बेस पे क्या हुआ, क्लेम फॉल्स हो गया, और यही क्लेम हमने यहाँ पर भी देखा था। ठीक है, तो ये वेरी बेसिक थिंग कि काउंटर एग्जाम्पल क्या होती है, जिसमें यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन को या क्वांटिफायर को हम उसके फॉल्स वैल्यूज पर देख रहे होते हैं कि फॉल्स पर वो चीज़ डिस्प्रूव हो रही है, फॉल्स आ पा रही है या नहीं, और वही चीज़ हमने देखी। तो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी भी मल्टीपल्स टॉपिक्स हमारे बाकी हैं, लेकिन काफ़ी टाइम हमने इस वीडियोस पे देख लिया है। नेक्स्ट सेशन पे कोशिश करूंगा कि रिमेनिंग जितने प्रूफ्स के चीज़ें उसको डिस्कस किया जाए। थैंक यू, नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं, सी यू देयर।